नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति और आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संघर्ष विराम उल्लंघन पर सख्त, भारत विदेश मंत्री ने लिखी चिट्ठी, सीमा पर शांति बहाली तय करे पाकिस्तान। सरकारी बैंकों को मिलेगी ज्यादा स्वायत्तता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, सरकारी कामकाज में नहीं करेगी गैर वाजिब हस्तक्षेप। बारिश ने बदला उत्तर भारत के मौसम का मिजाज, कोहरे से मिली राहत, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। फिलिस्तीन का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बनने का फैसला, इजराइल ने रोकी आर्थिक मदद। और दुनिया भर में मनाई जा रही है मिलाद-उन-नबी, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देशवासियों को बधाई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर कहा है कि वो नियंत्रण रेखा पर शांति बहाली के लिए बनाए गए तंत्र का पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में 2 जवान शहीद हो गए और एक महिला की मौत हो गई। तंगधार सेक्टर में हुई ताजा फायरिंग में 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। शनिवार की शाम तक तंगधार सेक्टर में फायरिंग की खबरें आती रहीं। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन में 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल हुए। इसके अलावा इस गोलीबारी में शिकार आम लोग भी हुए। इसमें एक महिला की मौत हो गई और मोर्टार हमले में 11 लोग घायल हो गए। इस समय दोनों की पोजीशन जो है वो स्टेबल है और इनका जो इलाज है वो हमारे यहाँ पे चल रहा है। हमारे पास डिजास्टर वार्ड रेडी है और इसके अलावा बाकी भी जो इमरजेंसी एरिया है वो हमने इनके लिए बेड्स जो हैं वो तैयार रखे हैं। हैरत की बात यह है कि ताज़ा गोलीबारी उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रही है जिसे लेकर दोनों देशों में कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान की ये हरकत बेवजह है। यह बात हमारी समझ के परे है कि बार बार इसके बावजूद, जबकि हम अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से दोस्ती के लिए, क्यों सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी फायरिंग को आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश बताया है। बीएसएफ सूत्रों का कहना है कि कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम नफरी बॉर्डर पे है और हमारे अधिकारी भी बॉर्डर पे हैं और हम सब राउंड ले रहे हैं वहाँ पे और पूरी सतर्कता बॉर्डर पे बढ़ती जा रही है ताकि बॉर्डर पे कोई ट्रांस बॉर्डर क्राइम नहीं हो और हम पूरा अलर्ट बरत रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भारत को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसे भारत समझता है। इससे पहले नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर 2 पाकिस्तानी रेंजरों को धोखे से मारे जाने का आरोप लगाया था, जिसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने विश्वास तोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी कि वो सीमा पर शांति बनाए रखने के तय नियमों का पालन करे। एक तरफ पाकिस्तान जहां भारत के साथ बातचीत के लिए राजनयिक दबाव बना रहा है, वहीं इस तरह की घटनाओं से उसकी संभावना और दूर होती जा रही है। आशंका इस बात की है कि तनाव कहीं ज़्यादा न बढ़ जाए और इस स्थिति से बचने के लिए पाकिस्तान की सेना को अपने यहाँ छिपे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि केंद्र सरकार सरकारी बैंकों के कामकाज में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करेगी। पुणे में हुए बैंकों के सम्मेलन ज्ञान संगम में शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने बैंकों से कामकाज में सुस्ती छोड़कर ज्यादा सक्रियता दिखाने की अपील की। नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र से ऐसे बैंक स्थापित करने का आह्वान किया जो कि दुनिया के शीर्ष बैंकों में शामिल हों। उन्होंने बैंकों से 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखकर लक्ष्य तय करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश के सार्वजनिक बैंक बेहतर और पेशेवर तरीके से काम करें। उन्होंने साफ किया कि सरकार उनके काम में गैर वाजिब हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने जनहित में जरूरी हस्तक्षेप का समर्थन भी किया। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र को देश के आर्थिक विकास का आईना करार दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी व्यावसायिक सोच के साथ कारोबार चलाने के लिए बैंकों को ज्यादा स्वायत्तता देने का वादा किया। There's a need for far greater autonomy being given to them. And we also need to understand where the problems confronting the banks themselves are. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बैंकिंग कामकाज में सुस्ती खत्म करने का आह्वान किया।
उन्होंने बैंकों को आम आदमी की मदद में सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बैंकों से कहा कि वो छात्रों को कर्ज देने में प्राथमिकता दें, जिससे देश में लाभकारी निवेश को बढ़ावा मिले। There's a need now for the banking system in India in a big way to finance infrastructure, manufacturing, infuse liquidity. There is also a need to conceive of several reforms in the banking sector. प्रधानमंत्री ने बैंकों से साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रतिबद्ध टीम बनाने की वकालत की। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों के बीच सॉफ्टवेयर और विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में साझा तंत्र विकसित करने पर बल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुंबई यूनिवर्सिटी में चल रही 102वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आज दूसरा दिन है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करते हुए गरीबी हटाने और देश के विकास के लिए विज्ञान की अहमियत पर जोर दिया। 7 जनवरी तक चलने वाले विज्ञान जगत के सबसे बड़े सम्मेलन में देश विदेश से आए वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई में देश के बड़े वैज्ञानिकों के अलावा दुनिया के कई मशहूर वैज्ञानिक भी विकास में विज्ञान के योगदान पर चर्चा के लिए जुटे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मंगलयान अभियान की तारीफ की। उन्होंने नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए कहा कि हमारा विकास सीधे विज्ञान से जुड़ा है और विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने शोध पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में निवेश की भी अपील की। Science and technology has helped reduce poverty and advance prosperity, fight hunger and improve nutrition, conquer disease, improve health and give a child a better chance to survive. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सम्मेलन में कहा कि विज्ञान का इस्तेमाल हमेशा फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अंधविश्वास से बचने और विज्ञान को बढ़ावा देने की बात कही। हमारे इतिहास को हम देखें तो जिस समय हमने वैज्ञानिकता छोड़ी है, प्रथाओं को, परंपराओं को केवल कर्मकांडों में परिवर्तित किया है, उस समय हमारे समाज का विकास या तो रुका है या समाप्त हुआ है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना 1914 में की गई थी। इस बार विज्ञान कांग्रेस की थीम मानव विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। 5 दिनों तक चलने वाली विज्ञान कांग्रेस में करीब 12,000 प्रतिनिधि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मीडिया को आरोप लगाने के बजाय आलोचना को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने आलोचना को लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी बताया है। कोल्हापुर में मराठी अखबार पुढारी की प्लैटिनम जुबली समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया। लोकतंत्र की यही ताकत है। लोकतंत्र में संवाद का सर्वाधिक महत्व होता है। लोकतंत्र में अगर आलोचना नहीं होगी तो रुकावट आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। बीजेपी सरकार बनाने को लेकर सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से सरकार बनाने को लेकर अपनी स्थिति साफ करने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की मियाद 19 जनवरी को खत्म हो रही है, लेकिन अभी तक नई सरकार की रूपरेखा साफ नहीं हो पाई है। पीडीपी और बीजेपी के नेता राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सरकार गठन पर दोनों ही दल अभी कोई फॉर्मूला पेश नहीं कर पाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बेंगलुरु में शनिवार को कहा कि पार्टी सरकार बनाने की सभी संभावनाओं पर काम कर रही है। देखिए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सभी ऑप्शन खुले हैं और हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। मुझे आशा है कि कुछ ही समय में जरूर होने। अमित शाह ने सरकार गठन के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत होने की बात भी शुक्रवार को कही थी,
लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कार्यकारी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बीजेपी से कोई बात होने से इनकार कर दिया है। उधर कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि किसी दल या धड़े ने सरकार गठन के लिए अभी तक पार्टी से संपर्क नहीं किया है। जब अमित शाह जी ने यह कहा कि हम एनसी से भी बात करें तो शाम को उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर सीएम है उनका ट्वीट आया कि भाई हम बीजेपी से फारूक साहब और उमर साहब बीजेपी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो पता नहीं बीजेपी किस एनसी के साथ बात करेगी। पीडीपी की ओर से भी सरकार गठन पर किसी औपचारिक बातचीत से इनकार किया गया है, जबकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के महागठबंधन का फॉर्मूला भी उभरा था। 23 दिसंबर को आए चुनाव नतीजों में पीडीपी को 28, बीजेपी को 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं। 87 विधानसभा वाले जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए 44 के आंकड़े की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सहीराम की कार में आग लगाए जाने की खबर भी है। घटना के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो कांग्रेस ने दोनों पार्टियों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। दिल्ली में शनिवार को एक टीवी न्यूज चैनल के कार्यक्रम के शूट के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के बीच हुई बहस ने झड़प का रूप ले लिया। इसमें 12 लोग घायल हो गए। वहीं तुगलकाबाद इलाके में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम की कार में भी किसी ने आग लगा दी। इसके बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। निश्चित रूप से मैं अपने पार्टी के वर्कर को ये जरूर कहूँगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा अगर कोई करता है तो उसके लिए एक लॉ ऑफ लैंड है और पुलिस को इसकी शिकायत करनी चाहिए। पार्टी के वर्कर को इस तरह के किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों का चरित्र है हिंसा फैलाना। बीजेपी दिल्ली हार रही है, इसलिए वो हिंसा पर उतारू है। इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। और वायलेंस कोई करता है या झगड़े करते हैं आपस में, ये बहुत निंदनीय है और कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। बेशक दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सभी पार्टियां अभी से जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार के लिए बॉलीवुड सितारों का इस्तेमाल कर रही है, तो बीजेपी मिनी रथ के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटी है। वहीं कांग्रेस ने घर घर जाकर प्रचार करने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार अभी से जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी आम आदमी पार्टी का प्रचार करने पहुंचे। दरअसल जंगपुरा विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण के साथ विशाल को प्ले द चेंज कैंपेन लॉन्च करना था, लेकिन पुलिस से इजाजत नहीं लेने की वजह से उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दिल्ली को एक सॉर्ट ऑफ पूरी लोकल सेल्फ गवर्नेंस दे सके। बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के लिए मिनी रथ और ऑटो कैंपेन की शुरुआत कर दी है। ये रथ राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों में जाएगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के अलावा चुनावी मुद्दों पर पार्टी की राय जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। गरीब बस्तियों में जाएंगे, दिल्ली की जनता को बताएंगे 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, क्यों चले मोदी के साथ, ये भी बताएंगे। जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी अलग अंदाज में प्रचार में जुटी है, वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करने के लिए जनसंपर्क के जरिए प्रचार पर भरोसा जता रही है। अब हम चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो जो चुनाव की प्रक्रिया है वो रहेगी। उसमें पोस्टर भी है, होर्डिंग भी है, पब्लिक मीटिंग भी है, कॉर्नर मीटिंग भी है, ये सारी चीज चलती रहेंगी। दिल्ली में फरवरी 2014 से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और जनता के साथ ही राजनीतिक दलों को भी चुनाव की तारीखों का इंतजार है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। देश की पहली स्मार्ट सिटी राजधानी दिल्ली में बनेगी। द्वारका, रोहिणी और नरेला को मिलाकर 20 से 24 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट सिटी विकसित की जाएगी। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को कहा कि राजधानी दिल्ली को लंदन और सैन फ्रांसिस्को की तर्ज पर ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार डीडीए एक्ट में जरूरी बदलाव करेगी। वहीं डीडीए अब अगले साल दिसंबर में 40,000 फ्लैटों की हाउसिंग स्कीम लाने की तैयारी कर रहा है। इनमें 24,000 से ज्यादा LIG फ्लैट होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी फ्लैट बनाने की योजना है। वहीं दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों और अवैध निर्माण से जुड़े अध्यादेश को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने अध्यादेश को चुनावी फायदे के लिए जनता से छलावा बताया। विपक्ष मास्टर प्लान में देरी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है।
दिल्ली के अवैध कॉलोनियों को कार्रवाई से बचाने के लिए सरकार ने हाल में एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। विपक्षी दलों का कहना है कि अस्थायी कॉलोनियां नियमित नहीं की गई हैं और चुनावों के मद्देनजर सिर्फ तोड़फोड़ और सीलिंग रोकने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। आप उस बिल को पढ़ लें उठाकर, कहीं नहीं लिखा कि हमने पास कर दिया। आज जब तक लेआउट प्लान पास नहीं होगा कोई भी कॉलोनी रेगुलाइज नहीं हो सकती, और वो जब तक म्युनिसिपल बॉडी को करना है वो काम। ये रेगुलेशन जब पहले दिल्ली में किसी झोंपड़ी को, किसी अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज नहीं करवा सका, किसी का नक्शा पास नहीं हुआ, किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई, किसको घर के ऊपर लोन नहीं मिला, तो उसमें अमेंडमेंट करने से कैसे हो जाएगा? अध्यादेश के जरिए सरकार ने 2 अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत जून 2014 तक के निर्माण को अवैध नहीं माना जाएगा। इससे पहले ये सीमा फरवरी 2007 थी। साथ ही अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ रोकने की समय सीमा को दिसंबर 2014 से बढ़ाकर दिसंबर 2017 तक कर दिया गया। ऑथराइजेशन का मसला अलग है, मास्टर प्लान का मसला अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं। इसलिए ऑथराइजेशन का जो नोटिफिकेशन है वो अगले 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। लोगों के जीवन में काम होंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, उनके घर टूटने बंद हो जाएंगे। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। कोई आता है कि अभी 6 महीने के लिए कर रहे हैं, कोई साल भर के लिए कर रहे हैं, और जो भी इन कॉलोनियों में रहता है उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहती है। हालांकि दिल्ली के मास्टर प्लान को सालों से मंजूरी मिलने का इंतजार है। अवैध कॉलोनियों में बसने वाले 50 लाख से भी ज्यादा लोगों को उजड़ने से बचाने के लिए प्रावधान बार बार बदले जाते हैं। तमाम राजनीतिक दलों को वोट बैंक की मजबूती की चिंता है, लेकिन इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो, इस बारे में कोशिश कभी हुई ही नहीं। कैमरामैन अश्विनी के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। असम के हिंसा पीड़ित इलाकों में हालात सुधर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने शनिवार को कहा कि राहत शिविरों में रह रहे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों का बोडो उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी है। असम में हिंसा पीड़ित कोकराझार, सोनितपुर, चिरांग और उड़ालगुरी जिलों में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। राहत शिविरों में शरण लिए लोग वापस अपने गांव लौट रहे हैं। 25,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर छोड़कर जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13 राहत शिविर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी करीब 1,80,000 लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। पिछले साल 23 दिसंबर को बोडो उग्रवादियों के हमले के बाद से हिंसा में 81 लोगों की मौत हुई, जिसमें 66 आदिवासी, 12 बोडो लोग शामिल हैं। 3 लोग अभी भी लापता हैं। असम पुलिस ने अब तक 102 मामले दर्ज किए हैं। 64 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने असम को समस्याग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत घूमने आई जापानी छात्रा का अपहरण करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और लूट के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को 9 जनवरी तक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इन पर पीड़िता को 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है। कल सभी आरोपियों को कोलकाता की स्थानीय अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को आरोपियों की पहचान परेड कराने की भी अनुमति दे दी है। पीड़िता की शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने 3 आरोपियों को कोलकाता और 2 आरोपियों को बिहार की बोधगया से गिरफ्तार किया था। वारदात में शामिल कुछ और आरोपियों की तलाश की जा रही है। खुद को गाइड बताकर कोलकाता निवासी आरोपियों ने छात्रा का अपहरण किया था और दुष्कर्म के बाद बोधगया में दोनों भाइयों को सौंप दिया था। और फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम याद करेंगे मशहूर संगीतकार पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन को उनकी पुण्यतिथि पर। बात मौसम की। उत्तर भारत में आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को ठंड और कोहरे से राहत मिली है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों के कई हिस्सों में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके चलते एक बार फिर उत्तर भारत में शीतलहर और सर्दी का दौर लौट सकता है। मैदानी इलाकों में तापमान में इजाफा होने से ठंड से राहत मिली है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हिमपात जारी है, जिसके चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड बढ़ने के आसार हैं।
बर्फ के चलते शिमला से कुफरी और नारकंडा में बड़ी संख्या में सैलानी लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ठंड के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी ठंड है कि अब आगे बिना जो है देखो दो स्वेटर 3 स्वेटर एक हुड पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो बीमार तो हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली में शनिवार के मुकाबले रविवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह भले ही तापमान कम हो, लेकिन दिन में धूप खिलने की उम्मीद है। वेदर वाइज करेंगे तो मौसम खुशनुमा रहेगा, पर जब तापमान की बात करेंगे तो जो सुबह के तापमान है उनमें फिर एक बार ठंड देखी जा सकती है। सुबह के तापमानों में कमी रहेगी। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात के साथ तापमान में गिरावट के आसार है। बारिश और बर्फबारी के चलते लोगों को ठंड से पूरी तरह निजात मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फिलिस्तीन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी का सदस्य बनने का फैसला किया है। फिलिस्तीन के इस फैसले से नाखुश इजराइल ने फिलिस्तीन को दी जाने वाली $12.5 करोड़ की मदद रोक दी है। दबाव बनाने के लिए अब दोनों देश एक दूसरे पर आईसीसी पर मुकदमा करने की भी तैयारी कर रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव की नई वजह अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन की तरफ से आईसीसी में शामिल होने को लेकर दिए गए आवेदन की पुष्टि की है। इस पर कार्रवाई में तकरीबन 2 महीने लग सकते हैं। Many of you used to ask me over the months and the weeks, when are you going to join the ICC? And I was telling you soon, and very soon, and very soon, and it has happened. इजराइल हमास को आतंकी संगठन मानता है, जिसने आम लोगों की हत्या करके युद्ध अपराध किया है। अब इजराइल फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास समेत हमास के कई नेताओं के खिलाफ केस चलाने की तैयारी में जुट गया है। इजराइल ने भी ये इशारा किया है कि वो फिलिस्तीन को सरकार चलाने के लिए हर महीने दी जाने वाली $12.5 करोड़ की मदद भी रोक सकता है। वहीं फिलिस्तीन को उम्मीद है कि आईसीसी के जरिए वो अपने लोगों को न्याय दिलवा सकता है, जिनकी इजरायली सेना ने हत्या की है। This is a very significant step in which we will be going through it to seek justice through a legal option. It is a peaceful option. It is a civilized option. इससे पहले अमेरिका के वीटो के कारण फिलिस्तीन का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि 2017 तक इजराइल अपनी सेनाएं फिलिस्तीनी इलाकों से हटा लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के हवाई हमलों में 31 आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अशांत पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आतंकवादियों के ठिकानों पर बम बरसाए। इसमें कई लोग जख्मी भी हुए। ये हमले खैबर कबायली जिले की तिराह घाटी में कोकी खेल इलाके में चल रहे सैन्य अभियान का हिस्सा है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हमले में 4 आतंकवादी ठिकानों और एक आत्मघाती हमलावर प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट किया गया। पाकिस्तानी सेना ने पिछले महीने पेशावर के स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद से आतंकवादियों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। फांसी पर लगी रोक हटने के बाद से पाकिस्तान में अब तक 7 आतंकवादियों को फांसी दी जा चुकी है। इंडोनेशिया के विमान एयर एशिया को दुर्घटनाग्रस्त हुए आज 1 हफ्ता हो गया। अब तक 30 शवों को निकाला जा चुका है और फॉरेंसिक विशेषज्ञ उनकी पहचान में जुटे हैं। इस बीच खराब मौसम के बावजूद आज सुबह फिर खोज अभियान शुरू किया गया। शनिवार को जावा समुद्र में खोजी दल को धातु से बनी 4 बड़ी चीजें मिली, जो विमान का ही हिस्सा हैं। हालांकि ब्लैक बॉक्स अब तक नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स खोजने में मदद के लिए अब रूस आगे आया है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बहुराष्ट्रीय खोजकर्ता शव एयरबस 320 के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर और मलबे को समुद्री जल में खोजने में लगे हुए हैं। सोनी पिक्चर को लेकर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने सोनी पिक्चर पर हुए साइबर हमले के जवाब में उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। उसने उत्तर कोरिया की 3 संस्थाओं और 10 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम उत्तर कोरिया के उकसावे, अस्थिर और दमनकारी कार्रवाई के जवाब में उठाया गया है। अमेरिका ने पहले ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।
हालांकि उत्तर कोरिया ने किसी भी तरह के साइबर हमले में शामिल होने के आरोपों को खारिज किया है। दरअसल उत्तर कोरिया ने सोनी पिक्चर की नई फिल्म द इंटरव्यू पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें उसके नेता किम जोंग जैसे दिखने वाले किरदार की काल्पनिक हत्या दिखाई गई है। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने पद्म भूषण पुरस्कार के लिए अपना आवेदन रद्द करने पर नाराजगी जताई है। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना पर गृह मंत्रालय ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार को तरजीह दी है। साइना को 2010 में पद्मश्री मिल चुका है। उधर खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि ये पुरस्कार उनका मंत्रालय नहीं देता। खेल मंत्री के मुताबिक उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी ये तय करना है कि खिलाड़ियों को कोई परेशानी न हो। My name was not recommended to the Home Ministry. In fact, the Badminton Association of India felt that I was deserving this year and they applied for my application to the Sports Ministry. I have to say that I want everyone to play for the country as per their merits, and my ministry will extend all possible support. दुनिया भर में पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस मिलाद-उन-नबी आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद की विश्व बंधुत्व और सहनशीलता का संदेश मिलजुल कर रहने, सौहार्द और एकता की तरफ दिशा प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के सदाचार, शांति, सहनशीलता और क्षमादान के उनके उपदेश पर देशवासियों को हमेशा अमल करना चाहिए। पंचम दा के नाम से मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन की आज पुण्यतिथि है। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में पंचम ने वेस्टर्न म्यूजिक और भारतीय संगीत की फ्यूजन से हिंदी सिने संगीत को एक नया आयाम दिया। वो एक संपूर्ण कलाकार थे, एक ऐसे ऑलराउंडर जिनकी संगीत निर्माण की हर विधा पर पूरी पकड़ थी। किसी शख्स को अगर नाम ही पंचम मिल जाए तो वो सुरीला बने बगैर अपने नाम को सार्थक नहीं कर सकता, और उस पर भी इस नाम का इंसान एस.डी. बर्मन का बेटा हो तो चुनौती दोगुनी हो जाती है। महमूद ने उन्हें बतौर संगीत निर्देशक 1961 में छोटे नवाब फिल्म में मौका दिया। 1966 में आई तीसरी मंजिल के संगीत ने राहुल देव बर्मन को सितारा पहचान दी। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल। 70 के दशक में आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार और राजेश खन्ना की तिकड़ी खासी लोकप्रिय रही। इस दौर में उन्होंने कई यादगार फिल्मों में संगीत दिया। चार जनवरी 1994 को मुंबई में उनका निधन हो गया। "1942 अ लव स्टोरी" उनकी आखिरी फिल्म रही, जिसका संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। संघर्ष विराम उल्लंघन पर सख्त भारत, विदेश मंत्री ने लिखी चिट्ठी, सीमा पर शांति बहाली तय करे पाकिस्तान। सरकारी बैंकों को मिलेगी ज्यादा स्वायत्तता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, सरकार कामकाज में नहीं करेगी गैर वाजिब हस्तक्षेप। बारिश ने बदला उत्तर भारत के मौसम का मिजाज, कोहरे से मिली राहत, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। फिलिस्तीन का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बनने का फैसला, इजराइल ने रोकी आर्थिक मदद। और दुनिया भर में मनाई जा रही है मिलाद-उन-नबी, पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देशवासियों को बधाई।